रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ेर। आपको स्पोर्ट्स ऑन की एक स्पेशल एपिसोड में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें तो पाकिस्तान ने बेतहाशा क्रिकेटर प्रोड्यूस किए, एक बड़ी लंबी हमारी लेगेसी है। आज का शो बहुत स्पेशल है क्योंकि हमारे गेस्ट जो हैं वो बहुत ही फेवरेट, वन ऑफ द बेस्ट लिविंग लेजेंड कहना चाहिए तो बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा। इनकी गेम के हवाले से बात करें तो जो गेम सेंस इनके पास है, जो गेम अवेयरनेस थी, वो बहुत कम लोगों के अंदर हम समझते हैं कि वो जानते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के ये कैप्टन भी रहे। पाकिस्तान की विक्ट्रीज़ के अंदर के जो इनका ख़ास रोल था, ये मेरा ख़्याल है इनकी सबसे बड़ी एक यूनिकनेस थी। और गेम को जो जो अंडरस्टैंड करते हैं, जो नॉलेज रखते हैं, इसी वजह से सब इनको प्रोफेसर भी कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है लिविंग लेजेंड वन एंड ओनली मोहम्मद हफीज़। अस्सलाम वालेकुम हफीज़ भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आपने हमें दावत दी, हमें इन्वाइट किया, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। हफीज़ भाई, आज हम कोशिश करेंगे क्रिकेट की तो बात करेंगे, क्योंकि मेरा मानना ये है कि एक जो क्रिकेटर होता है वो लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक आइकॉनिक पर्सनैलिटी भी रखता है, हीरो भी होता है उनके लिए। तो हम ओवरऑल भी कोशिश करेंगे कि मोहम्मद हफीज़ ने अपनी क्रिकेट कैसे शुरू की, मोहम्मद हफीज़ बेसिकली है क्या। हफीज़ भाई, थोड़ा सा हम अर्ली डेज से स्टार्ट करते हैं। एक जर्नी बड़ा लंबा होता है, क्रिकेटर को पता होता है कि उसकी कितनी स्ट्रगल थी, कितनी एफर्ट थी। देखने में तो आम लोग कहते हैं जी टीम में आया, परफॉर्म किया और माशाल्लाह 2 डेकेड पे आपका जो कैरियर है। चंदा से हफीज़ का जर्नी अगर आप उसको जब भी सोचते हैं, बैठते हैं, तो कैसा समराइज़ करते हैं इसको? सबसे पहले तो अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ हमेशा कि अल्लाह ने मुझे चुना कि मैं पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन दे सकूँ। उसमें इनिशियल स्टेज पे चीज़ें बहुत मुश्किल लगती थी और ऐसी सोच पहले डेवलप नहीं हो रही थी कि ये हो सकता टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान। और फिर उसके बाद लंबी देर तक कोई एक छोटे इलाके से, क्योंकि मैं सरगोदा के छोटे इलाके से मेरा ताल्लुक़, वहीं से क्रिकेट स्टार्ट की। तो मेरा ख़्याल है कि इसमें मैं आज भी अगर अपने आप को, अपने इस कैरियर को रिव्यू करूं तो सबसे पहले अल्लाह की ख़ास रहमत है। उसके बाद मेरे वालिदैन की बड़ी मोहब्बत और प्यार से मुझे सपोर्ट करना, क्योंकि मैं पढ़ रहा था, वहाँ से मैंने अपने आप को स्विच किया क्रिकेट की तरफ। तो माँ बाप ने सपोर्ट किया और उन्होंने दुआएं दी और आज जिस जगह पे मौजूद हूँ, इसमें सबसे पहले अल्लाह की रहमत, उसके बाद मेरे माँ बाप की सपोर्ट और उनकी जो दुआएँ थी वो सबसे अहम रोल प्ले किया। और फिर एक डिसिप्लिन लाइफ गुजारी, कोशिश की, मेहनत करता रहा हर दिन कि मैंने, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास कुछ और टैलेंट तो है नहीं, तो मेरे पास सिर्फ एक ही टैलेंट है कि मैं मेहनत कर सकता हूँ। तो उसके ऊपर मैंने अपने आप को बेस किया, अपनी जर्नी को। तो आज जहाँ पे भी जो भी स्टैट्स हासिल किए, उसमें ये 3 चीज़ें, अल्लाह की रहमत, माँ बाप की दुआएं और सपोर्ट, और मेरी थोड़ी सी मेहनत जिसमें अल्लाह ने मुझे बरकत ज़्यादा डाल। बिल्कुल। और मैं हमेशा हफीज़ भाई कहता हूँ कि यू पीपल आर चूज़न बाय गॉड। ये अल्लाह ताला की इतनी बड़ी ब्लेसिंग है कि आप देखें 23-24 अवाम में से 11 लड़कों का खेलना और 15-16 का नॉर्मली स्क्वाड होता है, तो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और ग्रीन ब्लेजर से जाना और अपने कंट्री का नाम रोशन करना, इससे बड़ी कोई अचीवमेंट हो नहीं सकती। कोई इस जर्नी में ऐसा बंदा, कोई ऐसा मेंटोर आपको लगता है कि जिसने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि मोहम्मद हफीज़ है? क्योंकि इंसान को कई दफ़ा खुद रियलाइज़ भी नहीं होता, कोई बताता है कि मैं तुम्हें लेके चलता हूँ और तुम चलो आगे, तुम जा सकते हो। मेरा ख्याल है कि इसमें मेरे 2 क्लब, एक सरगोदा और एक लाहौर। सरगोदा फैसल क्लब और लाहौर में अपोलो क्लब। सरगोदा में सुहेल साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो फ़ौत हो गए हैं। उन्होंने इनिशियल स्टेज में मेरी जो है मेरी सपोर्ट की। हर मुश्किल वक्त में वो मेरी एक सपोर्टिंग हैंड थे। फिर एक क्रिकेट की ग्रूमिंग और बेहतरी के लिए मुझे लाहौर आना पड़ा, क्योंकि सरगोदा के अंदर क्रिकेट के जो कंपटीशन थे वो थोड़े लो लेवल के, एक क्लब लेवल की सोच के मुताबिक तो खेले जा रहे थे, लेकिन हाईएस्ट लेवल की मुझे लगता है कि मेरे जो स्किल्स थे वो शाइन नहीं हो रहे थे। तो क्योंकि माय फैमिली बिलोंग्स टू लाहौर, तो मैं वापस आया लाहौर में, और मैंने अपोलो क्लब में मलिक सरवर साहब के साथ जब से खेलना शुरू किया, फिर उनके साथ उनके जो वे ऑफ टीचिंग है, जो कि शायद इस वक्त बहुत कम है, जो बहुत ही मोहब्बत और प्यार से, वो आपके 100 के ऊपर भी खुश नहीं होते थे, आपके 150 करने पे भी खुश नहीं हो रहे, आपके 200 करने पे भी खुश नहीं हो रहे, क्योंकि वो आपकी बेहतरी हर पल चाहते थे। आपकी अर्ज को बेसिकली वो ख़त्म नहीं कर रहे, वो बढ़ा रहे थे और सपोर्ट करते थे। तो मेरा ख्याल है कि एक सरगोदा में फैसल क्लब और लाहौर में अपोलो क्लब, मैं इन दोनों क्लब का, इनके बड़े जो सुहेल साहब और मलिक सरवर साहब, इनका हमेशा शुक्रगुजार रहता हूँ और हमेशा कोशिश करता हूँ कि अपने क्लब के लिए जो भी बेहतर कर सकूँ, क्योंकि आज मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ इसमें इन 2 क्लब्स का, और तीसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताऊँ, क्योंकि मैं फाइनेंशियली कोई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, एक लो मिडिल क्लास जो फैमिली है वहाँ से मेरा ताल्लुक़ था। तो अगर मुझे SNGPL की सपोर्ट ना मिलती, अगर वो प्लेटफॉर्म मुझे ना मिलता, फाइनेंशियल हेल्प ना मिलती,
तो शायद आज मोहम्मद हफीज़ इस जगह पे मौजूद ना होता, क्योंकि मेरी फाइनेंशियल सपोर्ट जो SNGPL ने की, इखलाकी और क्रिकेट वाइज जो मेरी सपोर्ट थी वो मेरे 2 क्लब्स ने की। तो एक कलेक्टिव एफर्ट थी फ्रॉम द पीपल अराउंड मी जिन्होंने मुझे मोहम्मद हफीज़ बनाने में अहम रोल प्ले किया। हफीज़ भाई, थोड़ा सा हम अगर स्टार्टिंग की बात करें तो थोड़ा बचपन के हवाले से बताइए। अभी तो हमने क्रिकेट में और अभी देखा बड़े डिसिप्लिन, बड़े ऑर्गेनाइज आप रहते हैं। एक ख़ास तौर पे आपका और यूनुस खान का हमेशा बोला जाता है। तो बचपन में भी शुरू में ही ऐसे थे या बचपन में ज़रा शरारती किस्म के थे? नहीं, अम्मी तो यही कहते थे कि मैं बचपन में भी शरारती नहीं था। अच्छा। और मेरी जो फैमिली मेम्बर्स, मेरे मामू, ताया, बहन भाई, जो क्योंकि मैं फैमिली में सबसे छोटा हूँ, तो उनका भी यही कहना है कि मैं बचपन में भी कोई बहुत ज़्यादा शरारती बच्चा नहीं था, एक कंट्रोल किस्म की लाइफ गुजारता था। सम हाउ रिफ्लेक्ट होती है लाइफ में जो आपकी जर्नी चल रही होती है। तो मेरी जब मैंने क्रिकेट खेलना शुरू की, क्योंकि मैं गरीब आदमी था, कोई बैकग्राउंड ऐसा स्ट्रॉन्ग नहीं था, कोई ऐसी सपोर्ट बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स की जिसमें आपको मैनेजर, कोई लोग मेरे को जानने वाले थे नहीं। सही है। और छोटे से इलाके से निकल के आके ये सारी कामयाबियाँ हासिल करने के लिए मुझे लगता है कि जो एक जर्नी थी वो बेस करती है हार्ड वर्क के ऊपर, वो बेस करती है आपकी अल्लाह की ख़ास रहमत के ऊपर। क्योंकि आज जहाँ पे भी मैं पहुँचा हूँ, सारी इस प्रोसेस के अंदर जो साथी, जो लोग, जो मोहब्बत करने वाले लोग, जिन्होंने हर मौके पे मुझे सपोर्ट किया, मैं हमेशा उनको याद रखता हूँ और उनका शुक्रगुजार। ये मेरा ख्याल है एक बड़ेपन की निशानी होती है। अच्छा हफीज़ भाई, आपका जब ऑब्वियसली जब टीम में नाम आता है, एक स्टारडम डिफरेंट हो जाता है, आपका फेम डिफरेंट हो जाता है, पैसा आता है। अब नॉर्मली मैं भी कोई 10-15 साल से सब क्रिकेटर से बात होती है, देखते भी हैं। अब जब लाइमलाइट में आते हैं तो आपका लाइफस्टाइल चेंज होता है, फ़ैन फॉलोइंग बढ़ती है। आप उन प्लेयर में से हैं जिसका कभी भी लाइफ के अंदर किसी किस्म का कोई स्कैंडल, कोई फीमेल फ़ैन फॉलोइंग के हवाले से भी कोई चीज़ सामने नहीं है। माशाल्लाह यू हैव ब्लेस्ड विद अ लवली फैमिली। तो कभी किसी फीमेल फ़ैन ने कभी इस तरह की चीज़ में आप शादी से पहले भी नहीं आए, इन्वॉल्व हुए, कि शुरू में बड़े रिस्ट्रिक्ट थे? नहीं, देखें, आपकी लाइफ की एक जर्नी जब चलती है, जब आपको एक स्टारडम मिलता है, तो फिर थोड़ी सी चीज़ें बदलती ज़रूर हैं। मैं भी इंसान हूँ, फरिश्ता तो हूँ नहीं। इसलिए मैंने पूछा कि बाकी सब प्लेयर आते हैं साइड पे, आप लेकिन अल्लाह ने बचा लिया। शायद मेरी चीज़ें छुप गई हैं, तो छुपी नहीं तो बेहतर है। लेकिन यह है कि एक कंट्रोल किस्म की लाइफ गुजारी है। लोगों जितने भी जब आप स्टार बनते हैं तो बहुत से लोग आपके इर्द गिर्द आते हैं जी। तो उनमें से अल्लाह ने मुझे सही लोगों के साथ अटैच रखा। जो लोग मुझे हल्के से लगे, मेरी कुछ समहाउ जो रेड लाइट है वो बहुत जल्दी जल जाती है। अगर मुझे लगे कि ये बंदा मेरे उस जोन में नहीं आता तो आई स्ट्रेट अवे मूव ऑन। मैं उससे वाइब्स आ जाती हैं आपको? तो मुझे लगता है कि वो वाइब्स जो आती हैं, वो रेड लाइट जो अलर्ट मिलता है मुझे, आई गो अवे, स्ट्रेट अवे फ्रॉम दोज पीपल। ठीक। तो ये, और एक मुझे लगता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी माँ बाप की ग्रूमिंग, कि मुझे हलाल और हराम की जो समझ अल्लाह ने मेरे दिमाग में डाली माँ बाप की तरबियत से, उसने मुझे बहुत सी जगहों से बचाया जिसमें बहुत से लोगों के अच्छे और बुरे ख्यालात से मैं बच गया। ठीक है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें, एक कंट्रोल किस्म की लाइफ ना। आई वाज ओनली 19 जब मैंने फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, क्योंकि गरीब आदमी था तो कुछ और ऑप्शन नहीं थी मेरे पास। तो बस मेहनत और डिसिप्लिन लाइफ के ऊपर जब मैं फोकस किया तो ये जितनी डिस्ट्रैक्शंस आती हैं जिसमें लोगों का ये वाला जो रोल आप कह रहे हैं कि वो भी प्ले करते हैं, उससे मैं बच गया। और 90% अगर आप देखें ना, अगर हम तमाम क्रिकेटर्स की लाइफ को अगर हम देखें तो जितने हम्बल बैकग्राउंड के होते हैं वो जल्दी एक्सपोज होते हैं, उनसे वो कवर अप नहीं कर पाते। जिन्होंने शायद लाइफ में कुछ देखा होता है वो शायद सम हाउ मैनेज कर पाते हैं। तो ये बड़ी बात होती है कि अगर आपकी ऑल टुगेदर लाइफ चेंज हो रही है और फिर भी आप कंपोज हैं, कंट्रोल है, तो ये मेरा ख्याल है ब्लेसिंग। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फिर भाई, टीम में नाम आने से बड़ी कोई ऑब्वियसली अचीवमेंट लाइफ में होती नहीं है, और जब आपको लगता है कि आपकी एक मंजिल है, एक डेस्टिनेशन है, पीछे 15-18 साल का जो भी जर्नी होता है, जब नाम पहली दफ़ा टीम में आया, ऑब्वियसली वो उससे बड़ा क्या मोमेंट होगा, वो अगर शेयर करना चाहें, किसने बताया आपको और फैमिली किस तरह सारों ने रिस्पॉन्स किया आपके चाहने वालों ने? जी, मैं क्रिकेट तो 99 में मैंने जब अपना पहला फर्स्ट क्लास का और अंडर 19, क्योंकि मैं अंडर 19 से सीधा फर्स्ट क्लास खेला, फिर मैं वहाँ पे एक मैच खेल के बाहर हुआ सरगोदा की तरफ से। फिर अगले साल मैंने 2000 में सीज़न खेला पूरा। तो ग्रेजुअली मेरी इंप्रूवमेंट थी। पहले मैंने 550 रन किए, फिर 850 किए, फिर 1000 किया, फिर 1300 किया। तो वो जो 3 से 4 साल का रगड़ा था फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, और एक कामयाबी हासिल करने की जुस्तजू थी, एक कोशिश थी, और उसके अंदर आने वाली मुख्तलिफ डिस्ट्रैक्शंस जो हैं जिसमें आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस मिलती हैं। जैसे मुझे ऑप्शन मिली जब मैं फ़र्स्ट टाइम इंग्लैंड गया, तो ऑप्शन मिली कि मैं इंग्लैंड में सेटल्ड हो जाऊँ, अच्छा, वहीं पे रह जाऊँ।
जो उस वक्त के लोगों के विजन के या सोच के मुताबिक वो बहुत कुछ था कि आप इंग्लैंड में चले जाएं, वहीं पे जाके सेटल्ड हो जाएं, नेशनलिटी मिल जाएगी ने। फिर एक शादी की ऑप्शन आती है। जैसे ही आप इंग्लैंड पहुंचते हैं तो वहाँ पे कुछ फैमिलीज़ को लगता है कि ये हमारे लिए हमारी फैमिली के लिए आइडियल बंदा, इसको अपने ऐड कर लिया जाए। तो मैं उससे भी बच गया समहाउ, मुझे वो भी अट्रैक्ट नहीं कर सका। शादी से पहले कभी मोहब्बत हुई आपको या? मोहब्बत के किस्से ना छेड़े, वो आगे चलें, क्रिकेट भी रहें। चलो ठीक है। तो वो जब मैं वहाँ गया, मैंने उसको भी उस डिस्ट्रैक्शन को भी मैंने छोड़ा, क्योंकि मेरी वो लाइफ नहीं थी। मैं कोई ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता था जिसमें मैंने उसको थोड़ा सा 3 या 4 माह जो मैंने एक सीज़न खेला लीग क्रिकेट का, तो मुझे वो अट्रैक्ट नहीं कर सका वो वाली लाइफ। जिस तरीके से वहाँ पे लोग जाके मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब्स करते हैं, ये एक मैक्सिमम ग्रोथ है कि आपने रेस्टोरेंट बना लिया कोई अच्छा। जी ऐसे ही। मैं उस लेवल के ऊपर नहीं रहना चाहता था। तो मैंने सोचा कि यार मैंने सिर्फ क्रिकेट खेलनी है, पाकिस्तान खेलना है। मैं वो छोड़ी वो ऑप्शंस, मैं वापस आया। तो यहाँ जब वापस आया तो एक रद्द अमल मिला। दोस्त अहबाब जो इर्द गिर्द मोहब्बत करने वाले थे वो नाराज़ हो गए कि यार आप क्यों इंग्लैंड छोड़ के आ गए, क्या मिलेगा यहाँ से? पहले कौन से को लोग यहाँ से पाकिस्तान खेल गए हैं जो तुमने पाकिस्तान खेलना है, तो तुम सरगोदा में रहने वाले हो, क्या हो जाएगा तुम्हें? तो आई वाज लाइक कि यार अगर किसी ने नहीं हासिल किया तो क्यों नहीं कोई कर सकता। तो मैंने हर दिन रात मेहनत की। मैं फिर कहूँगा कि अल्लाह ने मुझे चुना, माँ बाप ने मुझे सपोर्ट किया, माँ बाप ने दुआएं मुझे बहुत दी, और फिर थोड़ी बहुत मैंने जो मेहनत की अल्लाह ने उसमें बरकत डाल दी। तो आज अगर अपनी इस जर्नी में लेके जाऊँ तो इन 3-4 चीज़ों के अलावा कुछ भी नहीं है। अपने अंदर कोई ऐसा स्पेशल स्किल नहीं था। की मूवमेंट क्या थी जब अनाउंसमेंट का पता जी चला? देखें, जब वो इन सारी चीज़ों को जब आप जांच जाते हैं कि आपको पता है कि आप किस काबिल हैं, और फिर इसमें सारी चीज़ें के होने के अवामिल क्या हैं, तो फिर आप हम्बल रहते हैं। तो जब मुझे ये ऑप्शन मिली और मेरी परफॉर्मेंसेस आई, ऐड हुई, तो मुझे क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक फ़ील थी कि मुझे शायद पिक किया जाए। लेकिन बहुत बड़े नाम थे उस वक्त। नाम आपका आना शुरू हो गया था उससे पहले ही? लेकिन मैं बताता हूँ उसमें नाम बहुत बड़े थे। हाँ। सईद अनवर खेल रहे थे उस वक्त, इमरान नज़ीर ऑलरेडी टीम के साथ थे, इमरान फरद 3 रन आउट थे, सलीम इलाही उस वक्त खेल रहे थे। तो ये तमाम वो लोग हैं जो उस वक्त के बड़े प्लेयर थे, उस वक्त उस स्लॉट के लिए, ओपनर के लिए। तौफीक उमर उस वक्त मौजूद थे। तो क्योंकि मेरा कोई ऐसा बैकग्राउंड भी नहीं था, मैं कभी पाकिस्तान अंडर 19 नहीं खेला, कभी पाकिस्तान जूनियर नहीं खेला, कभी को पाकिस्तान रिजर्व के लिए मैंने कोई मैच नहीं खेला था। लेकिन एक बेस बन रही थी विद इन मी कि मैं बेहतर परफॉर्म कर रहा हूँ। जहाँ पे मेरे अगर 1000 रन हैं और दूसरा 250 करके अगर पाकिस्तान लेवल के ऊपर खेल रहा है, तो इट मीन्स दैट आई हैव समथिंग विद इन मी। आमिर सुहेल का मैं इधर नाम लेना चाहूँगा। उन्होंने आपकी टीम में आने से पहले भी जब भी कभी टीवी पे वो कमेंट्री तो कर ही रहे थे या किसी ना किसी हवाले से वो लिंक अप थे, तो वो हमेशा आपका नाम पहले। जी मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ कि जब मैं वो परफॉर्मेंसेस करता रहा, तो 2003 के वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका, तो फिर आमिर सुहेल आई थिंक वो एज ए चीफ सेलेक्टर हमारे आए पाकिस्तान के। उन्होंने फिर 5-7 वो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जो उनको लगा कि रिप्लेस होने वाले हैं, और फिर वो 5-7 वो प्लेयर्स जो जूनियर लेवल पे या डोमेस्टिक लेवल के परफॉर्मर है, इन्होंने उनको रिस्पेक्ट दी और उनको रिप्लेस करवाया, जिसमें मैं हूँ, उमर गुल है, राना नवीद हैं, यासिर हमीद हैं, शबीर हमारे साथ साथ हैं जी। और भी लड़के खेले। लेकिन वो जो टीम चेंज हुई 2003 के वर्ल्ड कप के बाद, तो आमिर भाई ने शायद मेरे स्टैट्स देखे, मुझे कहीं ना कहीं खेलते हुए उन्होंने देखा, जो मेरी रेप्यूट थी थ्रू अंपायर्स एंड मैच रेफरी वो बड़ी स्ट्रॉन्ग जाती थी कि यार सरगोदा का एक लड़का है जो बहुत अच्छा बेहतर एटीट्यूड से क्रिकेट खेलता है, मैच विनिंग जोन में रह के क्रिकेट खेलता है। तो सम वो मेरे लिए जो है फ़ायदेमंद साबित हुई। तो तमाम चीज़ें कलेक्टिवली जब चीज़ें होनी होती हैं तो कलेक्टिवली आपकी मदद करने के लिए चीज़ें रेडी हो जाती हैं। तो इस तरह वो हुआ। आमिर भाई ने मुझे इस काबिल समझा, राशिद भाई की कप्तानी में पहला मैंने मैच खेला। तो जब अनाउंसमेंट हुई, मुझे नाम आया, तो मकसूद जो अब भी माशाल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ मुंसलिक है, लॉजिस्टिक के साथ वो सारा काम करते हैं पीसीबी में, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आप पाकिस्तान के लिए सिलेक्ट हो रहे हैं, अपना पासपोर्ट मुझे दें। तो दैट वाज अ रियली हैप्पी मोमेंट फॉर मी, क्योंकि इसके लिए सोच भी थी, मेहनत भी थी। और फिर जब अम्मी अब्बू को बताया तो दे वर आल्सो माशाल्लाह वेरी हैप्पी। तो आई एम रियली हैप्पी कि आई कुड मेक इट, कि मैंने जो सोचा, जिसकी मेहनत की, माँ बाप की दुआएं उसमें शामिल हुई, तो वो चीज़ हासिल। अल्हम्दुलिल्लाह वो जो मिला फिर आपने उसको अपने परफॉर्मेंस से फिर उसको बड़ा किया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फिर भी थोड़ा सा आगे बढ़े तो कई चीज़ें आपके क्रेडिट में जाती हैं। सबसे बड़ी जो चीज़ मैं समझता हूँ, जैसे एक हमने इंट्रो में मैंने बात की, एक बड़ा साफ़ सुथरा ज़बरदस्त किस्म का आपका कैरियर है, और अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लिंक अप भी किया जाता है स्पॉट फिक्सिंग और दूसरे मामलात के अंदर। आप उन 2-4 क्रिकेटर के अंदर शामिल हैं जिनका स्टांस भी बड़ा क्लियर नज़र आया, जिनकी क्रिकेट भी बड़ी साफ़ सुथरी नज़र आई। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं, और
आप जब खेल रहे थे तो ये ओवरऑल एक दुनिया के अंदर बड़ी एक ख़ास ठीक ठाक किस्म की एक रिप्यूट पैदा हो रही थी इस चीज़ को लेके, तो वो कैसे मुश्किल टाइम था आपके लिए? देखिए, जब मैंने पाकिस्तान के लिए खेला तो मैंने आपको बताया कि एक तरबियत आपकी वालिदैन की तरफ से आपकी की गई थी, जो मेरे अंदर मौजूद थी और या की जाती है, हर माँ बाप चाहता है। तो मुझे ये स्ट्रांगली ये बता दिया गया था कि आप ये रेड लाइट है या ये रेड लाइन है, आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते लाइफ में। तो मैंने उसी के मुताबिक जब क्रिकेट में गया तो मुझे हर वो चीज़ जो गलत होती थी मैं उससे दूर रहा। ठीक। उसमें ये भी एक बहुत बड़ा, क्योंकि उस वक्त शायद इतनी मुझे समझ नहीं थी 2003 में, लेकिन जब मैं तकरीबन आप समझ लें 5-7 साल मैं क्रिकेट खेल चुका था, तब मुझे इसके ऊपर मज़ीद मेरी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो स्ट्रांग हुई कि हमारे अनफॉर्चुनेटली बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि ये चीज़ें कोई उस वक्त नहीं हुई, उससे पहले भी हमारे कुछ लोगों के साथ ये चीज़ें अटैच रहीं जिनको राइट वे में मैनेजमेंट नहीं की गई, राइट वे में उनको सज़ा नहीं दी गई। क्योंकि अगर कोई भी अगर पाकिस्तान के नाम को लेके अगर उसने पाकिस्तान के नाम का गलत इस्तेमाल किया है, इसको बैड रिप्यूट दिया है, तो उसको स्ट्रेट अवे पनिश किया जाता है, तो वो एक एग्जाम्पल बनता बाकियों के लिए। प्रेसिडेंट हो जाता था। तो मुझे लगता है कि वो प्रेसिडेंट सेट नहीं हो सके और अनफॉर्चुनेटली वो समहाउ कैरी किया जनरेशन्स टू जनरेशन्स, जिसमें आके हम आज के किए हुए उन लोगों को हम ब्लेम करें, लेकिन हम उसको ब्लेम करें जिसने इनिशियल स्टेज पे इसको सब कुछ होते हुए देखा और होने के बावजूद इसको प्रमोट किया गया और उनको किसी तरीके से भी सजाएं नहीं मिली इस लेवल की, चाहे वो मोस्ट टैलेंटेड थे, लाइक उस टैलेंट का हमने क्या लेना जो पाकिस्तान को इज्जत ना दे सके। तो मुझे लगता है कि समहाउ ये मैनेजमेंट बहुत पुरानी बैड मैनेजमेंट है, बैड गवर्नेंस है, जिन लोगों ने भी इसको मैनेज नहीं किया। फिर जब मुझे थोड़ी समझ आई और मेरे सामने ये इंसिडेंट हुआ 2010 में और फिर उसके बाद भी ये सिलसिले कहीं ना कहीं जाके चलते रहे, तो मुझे लगता है कि एक तकलीफ़ दे चीज़ है मेरे लिए एज ए पाकिस्तानी, एज ए एक्स क्रिकेटर, कि इसको अभी तक हम लोग बेहतर तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे। रिसेंटली मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि एहसान मानी साहब जब उनके दौर में शायद उन्होंने कोई ऐसे कोई बेहतर काम तो नहीं कर सके अपने टाइम पे, लेकिन अगर वो ये काम जो इनिशियल मुझे पता लगा कि इनिशिएट किया उन्होंने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी कुछ का हल नहीं निकल सका कि उन्होंने एक चीज़ पार्लियामेंट में शायद या कानून में डलवाने की कोशिश की कि मैच फिक्सिंग करने वाले किसी भी शख्स को दोबारा इंटरनेशनल जो है वो स्टेज ना मिले। पब्लिक अकाउंट कमेटी में तो मेरा ख्याल है इस तरह की चीज़ आगे उन्हें इनिशिएट की, लेकिन उसका भी कोई हल नहीं निकला और मैं आज तक नहीं समझ पाया कि वो कौन पैट्रियट पाकिस्तानी हमारी कैबिनेट या हमारे हायर लेवल के ऊपर बैठे हुए हैं जो इस बात के ऊपर एग्रीड नहीं हो पा रहे कि यार ये अगर कोई करेगा तो हम उसको दोबारा उसकी ब्रेड एंड बटर हमें नहीं चाहिए, वो जाए भाड़ में। और मेरा ख्याल एक दफ़ा लॉ बन जाएगा तो ये जो एक डिबेट होती है कि सज़ा काट रही नहीं काट रही, ये होने ये चाहिए हाँ। कि हम सबको इस मुल्क की इज़्ज़त जब हमें मिलती है तो हमें उसका पता होता है कि हम इसको कैसे इसको लेके चलना है, कैसे इसको बड़ा करना है। लेकिन उसके जानने के बावजूद अगर आप अपने पर्सनल प्लेजर्स या अपनी ज़िंदगी के गलत ख्वाहिशात की वजह से आप अगर उसको डैमेज करते हैं तो फिर आप पैट्रियट पाकिस्तानी नहीं हैं। तो ये स्टेज इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन पैट्रियट पाकिस्तानी की जगह है, वो किसी ऐसे बंदे की जगह नहीं है। हम सब पाकिस्तानी हैं, लेकिन अगर हमारा जज्बा और हमारे अंदर ईमान वो नहीं है कि हम अपने मुल्क की रिप्रेजेंटेशन हाईएस्ट लेवल पे मेंटेन कर सकें, तो देयर इज़ नो पॉइंट टू बी देयर। तो मुझे लगता है कि समहाउ वो भी नहीं हो सका। मैं अभी भी ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की क्रिकेट को चलते रहना है, पाकिस्तान ने ज़िंदा रहना है, तो हमें ऐसे फैसले लेने हैं कि जिसके ऊपर एक प्रेसिडेंट सेट्स किए जाएं ताकि कोई भी रॉन्ग डूइंग्स करने वाला बंदा इसको दोबारा करके इंजॉय ना कर सके लाइफ। हफीज़ भाई अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके यहीं से दोबारा स्टार्ट करेंगे। डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक स्पोर्ट्स ऑन। मोहम्मद हफीज़ से कुछ मज़ीद क्वेश्चन करते हैं। माशाल्लाह 18-19 साल का आपका कैरियर है और बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेस भी हैं। मैंने एक स्टैट्स देखे थे 2015 से 2021 तक के, उसमें माशाल्लाह यू आर द ओनली प्लेयर जिसकी परफॉर्मेंस जब होती थी 80% ऐसे मैचेस के अंदर स्टैट्स निकले कि मोहम्मद हफीज़ ने परफॉर्म किया तो पाकिस्तान टीम जीती। अब अनफॉर्चुनेटली जो मैं अभी रिसेंट पास में 2-3 साल में देख रहा हूँ, हमें रैंकिंग तो नज़र आ रही है अपने प्लेयर की, नंबर 1 है, कोई ODI में है, कोई T20 में है, बट कहीं ना कहीं आप देखते हो कि आपकी टीम जो है वो लूजिंग साइड पे नज़र आती है। और आपके टाइम के अंदर आपके अलावा भी अगर देखें तो हमें रज़ाक सामने है, शायद अफरीदी हैं, शुएब अख्तर हैं, या उससे पहले भी कुछ हमारे लेजेंड इंज़माम, वसीम अकार, तो परफॉर्मेंस के साथ टीम जीती थी। अभी मैं अगर उसको रिलेट करूँ तो बेन स्टोक की बात हमें नज़र आती है, उसने वर्ल्ड कप जिताए, कोई रैंकिंग में कहीं नज़र नहीं आता, वो स्टैंड नहीं करता। बटलर नज़र नहीं आता हमें, वार्नर बहुत कम नज़र आता, लेकिन जब वो खड़े होते हैं मैच जिताते हैं।
ये माइंडसेट जो आपका था या इन जो लेजेंड मैंने नाम लिए और जो अभी लड़के हैं रैंकिंग में आ रहे हैं बट टीम आपकी लूजिंग साइड पे मोस्टली होती है, ये रन्स करते हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? देखें, क्रिटिकली आप हो सकता है स्टैट्स के थ्रू इसको साबित कर सकते हो, लेकिन देखें जो भी परफॉर्म कर रहा है, अगर उसके परफॉर्म करने का इंटेंट दुरुस्त नहीं है, उसके खेलने की का इम्पैक्ट नहीं है, तो इसको जो आपकी हायर मैनेजमेंट है वो चेक करती है। वो ये देखती है कि अगर ये इम्पैक्ट जोन में रह के परफॉर्मेंसेज नहीं हो रही तो उसको हिलाया जाए, उसको बताया जाए कि दिस इज़ नॉट द वे टू प्ले। ठीक। तो मेरा ख्याल है कि हम मेरी अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास एक लर्निंग्स थी कि मैं आपको एक छोटे सा इसमें बताता हूं कि जब मैं अपोलो क्लब में खेल रहा था जी। तो मलिक सरवर साहब जस्ट टू प्रमोट द परफॉर्मेंसेस या जस्ट टू एक्नॉलेज द परफॉर्मेंसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेयर, वो हर एक क्लब लेवल के मैच का मैन ऑफ द मैच 10 रुपये देते थे। ठीक। और मेरी ख्वाहिश होती थी कि वो 10 रुपये मुझे मिले। कैसे मिलेंगे जब मैं मैन ऑफ द मैच इम्पैक्ट वाली परफॉर्मेंस दूंगा। तो आप ये सोचें कि एक टाइम ऐसा आया कि मलिक सरवर साहब पहले ही 10 रुपये मेरे पॉकेट में डाल देते अच्छा, क्या बात। कि अगर ये मैच जीतना है तो तू नहीं जितवाना है तो तू पहले 10 रुपये ले ले। तो इट्स अ वे ऑफ लर्निंग्स। सही। तो मुझे लगता है कि जब मैं टीम में आया तब भी मेरे दिमाग में मेरी जब परफॉर्मेंसेज होती थी तो हम मैच जीतते थे, और जब नहीं होती थी तो मैं बहुत बुरा खेलता फिर था। भी ये अगर मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है तो उस प्लेयर के अंदर भी लर्निंग का मसला नहीं है कि वो भी नहीं, देखें, आखिर में नहीं समझ रहा कि मेजर गोल क्या है। लाजमी टीम की नहीं बड़ा कि तो हर कुछ नहीं। हर शख्स की लर्निंग्स बहुत स्ट्रांग हों। समटाइम आपको लग रहा होता है कि आप सब चीज़ें ठीक कर रहे हैं, तो आपको अगर आपकी मैनेजमेंट के लोग स्ट्रांग हों जो आपको आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हों तो उनको बताना चाहिए। अदरवाइज देयर इज़ नो पॉइंट टू बी अ कोच, देयर इज़ नो पॉइंट टू बी अ हायर मैनेजमेंट। अगर आप रॉन्ग डूइंग्स या वो लेस इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस को आप डिबेट करके अंडरस्टैंड नहीं करवा पा रहे, तो मुझे ये लगता है कि इस सारे मामले के अंदर हमारे प्लेयर्स की कामयाबियाँ बहुत हैं जो इस वक्त रिसेंट हैं, बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, लेकिन मैं हमेशा ये मानता हूँ कि यू कुड बी मोर इम्पैक्टफुल, यू शुड बी मोर बिल्कुल इम्पैक्टफुल ठीक। एंड यू कुड बी लेस कंसिस्टेंट। हो गई है ऐसे, ये फार्मूला ही मंत्र ही ऐसे है। अगर ये नहीं है हाँ। तो यू आर समवेयर रॉन्ग। यस। अगर मैं बहुत बड़ी बड़ी अपनी पर्सनल अचीवमेंट ले रहा हूँ और मैं इम्पैक्टफुल नहीं हूँ तो देयर इज नो पॉइंट। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे लगता है कि आप एज ए प्लेयर हमेशा, चाहे एज ए बॉलर चाहे एज ए बैट्समैन, कुछ भी रोल आप प्ले कर रहे हैं, आपका परफॉर्मेंस देने का जो इम्पैक्ट है वो स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। अच्छा, इसमें बड़ी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मेरे माइंड में आ रहा है, जहाँ आपकी मैं क्रेडिट की बात कर रहा हूँ वो सारे मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि एक यंगस्टर के लिए एक बड़ा एक लेसन भी इसमें है। हमने देखा कि प्लेयर जब कोई बनता है उसको बनाया जाता है। मैं उसकी एक प्राइम एग्जांपल अगर देना चाहूँ तो मिकी आर्थर ग्रैंड फादर से मेरी दोस्ती थी, अक्सर मेरा उनसे मिलना होता तो उन्होंने कहा कि जी बाबर आजम और समी असलम हमारे ना बेस्ट कमोडिटी हैं इन द यंगस्टर। बाबर आजम उस टाइम टीम में नहीं आए थे और मैं उनके साथ अक्सर बैठना होता तो उन्होंने कहा जी कि नंबर 3 का स्लॉट बाबर आजम को सूट करेगा जी। अच्छा, ये उन्होंने कहा कि अब उनकी डिस्कशन का पार्ट ये था कि उन्होंने कहा जी मोहम्मद हफीज़ का नंबर है, यू वर प्लेइंग ऑन नंबर 3। उन्होंने अगेन सरफराज से बात की, उन्होंने भी नोइंग दैट कि हफीज़ हमारा सीनियर प्लेयर है, मैच विनर भी है, मेरा ख्याल है उन्होंने आपसे भी बात की। जी मेरे से ठीक है, आपके अलावा मैं 100% श्योरिटी से कहता हूँ कि शायद कोई अपना नंबर ना छोड़ता, और आपने शायद अपने कैरियर में एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा नंबर छोड़ा और आपने अपने आप को सेक्रीफाइस किया। इसके साथ साथ इसी कंपैरिजन में जो यंगस्टर हमारे हैं, चाहे वो हमारे कप्तान की बात कर लें, दूसरों की बात कर लें, इम्पैक्टफुल की बात कर रहे हैं, पूरा पाकिस्तान रोता रहा कि भाई आप वर्ल्ड कप 130-40 से नहीं जीत सकते, आपने फाइनल में 137 किया, फ़खर को आप नहीं ऊपर खिलाते रहे, अभी भी बड़ी मुश्किल से आपने ओडीआई में किया, परफॉर्मेंस आपके सामने है। इसी तरह रिजवान की भी हमने कही कि अगर आपको एक दोनों में से किसी को नीचे आ जाना चाहिए, जो आपकी ये अप्रोच थी और आपने सेक्रीफाइस किया। उसके अलावा भी हमने कई और भी 2-4 लेजेंड अगर हम देखेंगे तो इंजमाम ने अपने नंबर को लेटर ऑन अपने कैरियर में किया नीचे। तो ये जो हमारे लेजेंड हैं, ये आप लोगों से क्यों नहीं सीखते? क्या आप लोगों की कभी बात नहीं होती? और क्यों कोई हमारे इस कल्चर के पार्ट के अंदर, मैं 2-3 का क्या नाम लूँ, काफ़ी निकल आएंगे, जो अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और इवन कोई मैच अगर आप सीरीज़ जीत भी जाते हैं तो आप जूनियर को चांस देने के लिए भी तैयार नहीं होते, बनाने को कोई तैयार नहीं है सीनियर जूनियर को। देखें, आपने जो देखा आपने वो बयान किया जी। मेरी लर्निंग्स ये हैं मेरी ज़ात की कि एक स्टेज जब आपको मिलती है पाकिस्तान लेवल पे, तो आपके लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप अपनी सिलेक्शन और अपनी परफॉर्मेंस को जस्टिफाई कर सको। ठीक। आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं आप उसमें परफॉर्म करो। फिर एक जोन आता है, एक स्टेज आती है जहाँ पे आपकी परफॉर्मेंसेस इतनी बढ़ जाती हैं कि फिर आप सोचते हैं
कि आपने लेगेसी क्या छोड़नी है। ट्रू। आपने इस मुल्क के बाकी टैलेंटेड प्लेयर्स के लिए भी एक रास्ता उनको देना है ताकि वो ग्रो कर सकें, क्योंकि एंड ऑफ द डे इट्स नॉट अबाउट मी। मैंने अपना रोल प्ले किया, मैं साइड पे हो गया। मुझसे पहले मेरे जो क्रिकेटर थे, सैयद अनवर को मैंने अगर रिप्लेस किया तो वो मुझसे बहुत बड़े क्रिकेटर थे, तो जब उन्होंने छोड़ा तो मैं आ गया, मुझे छोड़ा कोई और आ गया। तो दिस इज़ हाउ इट विल वर्क एवरी टाइम। तो होता ये है कि एक जोन ऐसा आता है जो मेरे पास आया, जो मेरी ज़िंदगी में मैंने उसको हमेशा कोशिश की। इनिशियली मैं भी यही सोचता था कि मैंने सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस को जस्टिफाई करना है। फिर जब 4-5 साल की परफॉर्मेंसेस ऐड हुई, अल्लाह ने हिम्मत दी, कप्तानी मिली, एक लीडरशिप दिमाग में आई कि यार इट्स नॉट अबाउट माई सेल्फ। मैं कप्तान तो हूँ जो टॉस करता है जी, लेकिन लीडर सिर्फ टॉस नहीं करता, वो सबको साथ लेके चलता है। तो वो लीडरशिप जो जब डेवलप हुई तो देन आई रियलाइज कि दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट यू हैव टू प्ले एज ए प्लेयर, कि आपने दूसरों को एक कंफर्ट जोन देना है ताकि वो भी आके बड़ी परफॉर्मेंसेस दे सकें और पाकिस्तान के लिए अगले 10 साल 15 साल खेल सकें। बिल्कुल ठीक। मैं कप्तान था तो मैंने डेव वॉटमर ने मुझसे जब बात की कि हमारे पास ओपनर का टैलेंट मौजूद है, यू कम एट नंबर 3 बिकॉज यूनस खान इज़ नॉट अ रेगुलर मेंबर ऑफ नंबर 3 एट द मोमेंट। ऐसे ही। तो मुझे जब ये मौका मिला, मुझसे बात की गई, तो मैंने हैप्पीली जस्ट हैविंग अ थॉट कि यार ये करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो लड़का जो कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहा है वो ज़ाया हो जाएगा। और वो अच्छा प्लेयर भी है, तो मेरे पास इतना बैकअप है कि मैं नंबर 3 पे भी खेलूँगा तो आई कैन स्टिल कंटिन्यू माई क्रिकेट विद पाकिस्तान। तो मैं नंबर 3 पे आ गया। फिर जो आपने बात की 2015-16 के अंदर जब बाबर माशाल्लाह ग्रूम कर रहे थे, ऊपर आ रहे थे, और मुझसे जब बात की गई इस हवाले से तो मैंने उसको भी एक्सेप्ट किया, ये सोच के कि ये ज़रूरी है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अगले 10 से 15 साल के लिए, क्योंकि मेरी क्रिकेट 5 या 6 साल खेल लूँगा मैं मैक्सिमम। हो सकता है कि ये जो लड़का अगर ये डेवलप होता है नंबर 3 के ऊपर, जो लग रहा है कि उसके अंदर वो टैलेंट मौजूद है, तो अगर उसको 3 पर मौका मिले तो वो अगले 10 से 15 साल की प्रोडक्ट बनेगी पाकिस्तान के लिए जी। इसी तरह फिर 2018 में मैंने टेस्ट क्रिकेट छोड़ी, क्योंकि मुझे ये लगा कि यार ये जो क्रिकेट है इसने आई एम डन विद दिस। मैं मेंटली तौर पर उसको खेल के एंजॉय जितना करना था मैंने कर लिया। सो व्हाई नॉट टू गिव अ चांस टू सम यंगस्टर, जिसमें समी असलम है, जिसमें शान मसूद है, जिसमें और भी लड़के जो उस वक्त मुझे लग रहा था कि यार ये इस वक्त अवेलेबल है, तो क्यों ना इनको मौका मिले। इमाम उस वक्त आगे हुए। ये स्टेज आपकी ज़िंदगी में आती है और आपको ये फैसले लेने पड़ते हैं, नॉट फॉर योर सेल्फ बट फॉर द बिगर कॉज ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि हम सब लोगों की जो खेलने का मकसद है वो पाकिस्तान का नाम बड़ा करना है, अपना अपना रोल प्ले करना है। तो हमें ये सोचना ज़रूर है, चाहे वो जूनियर हो, चाहे जूनियर को थोड़ा टाइम चाहिए क्योंकि उसने अपनी ज़ात को एक जगह पे स्टेबल करना है, लेकिन व्हेन यू गेट इनटू अ सीनियरशिप जोन तो फिर आपने ज़रूर सोचना है कि अगर आपसे बेहतर अगले 10 से 12 साल खेलने वाली कोई प्रोडक्ट बैठी हुई है तो आपने उसको ग्रूम होने का, परफॉर्म करने का उतना चांस देना। और प्लस वो मेरा मानना है मैच विनिंग विक्ट्री के लिए आपकी ज़रूरी है कि अगर कोई टॉप ऑर्डर में, जैसे T20 के अंदर हम देखते हैं कि अगर कोई ओपनर आके तेज़ खेलेगा तो पावर प्ले की यूटिलाइजेशन हो सकती है। देखिए मुझे लगता है कि ज़ाती तौर पर मैं बाबर और रिजवान की जो 2022 वाला वर्ल्ड कप था उसकी फेवर में था कि उनको कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन क्योंकि अभी T20 क्रिकेट के अंदर आपके पास वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज दे रहे हैं। एरिया टू इम्प्रूव हमेशा ज़िंदगी में रहेगा। मुझे लगता है उनके एरिया टू इम्प्रूव करने में उनका इम्पैक्टफुल स्ट्राइक रेट होना इन द फर्स्ट 6 ओवर्स, और जो बिग हिटिंग जो प्रोसेस है, जो पावर हिटिंग है, वो ऐड जितनी भी करते जाएंगे आजकल की मॉडर्न क्रिकेट में वो ज़रूरत है। तो बाबर और रिजवान बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन देयर इज़ नो हार्म टू गिव अ गो टू समवन एल्स। जैसे अभी साइम अयूब आए हैं, हमने उनके अंदर थोड़ी सी वो झलक देखी कि ही इज़ अ गुड प्लेयर, ही कैन प्ले वेल। तो अगर हम उनके कंफर्ट जोन में उनको 3 पे खिलाएं, एक इनिशियल स्टेज का ओपनर एकदम से 4 पे नहीं खेल सकेगा, ये बड़ा मुश्किल है। आप सोचें बाबर आजम जैसा प्लेयर अगर वो ओपनर छोड़ के नंबर 3 पे आते हुए उसको कंफर्टेबल नहीं हो रहा, जिसने पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज दे चुकी हैं, तकरीबन 12,000 उसके इंटरनेशनल रन्स हो गए हैं, वो कंफर्टेबल नहीं है, तो आप एक बच्चे को जिसने अभी क्रिकेट शुरू किया उसको कह रहे हो 4 पे खेल लो, कितनी बड़ी जाती है ये देखें आप जाती कह रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं तो कहूँगा कि जिसको बनाना ना, मुझे लगता है कि ये सोचना चाहिए कि क्यों ना हम साइम को 3 पे ला के, मेरी अभी भी अगर मुझसे अगर पूछा जाए तो मैं ज़ाती तौर पर ये चाहूँगा कि बाबर T20 में 3 पे खेले जी, क्योंकि उसका जो स्ट्राइक रेट है आफ्टर 6 ओवर्स, उसकी रोटेशन ऑफ सिंगल बहुत अच्छी है, उसके टेक्निकली चौके छक्के मारने की एबिलिटी है, और वो आखिरी 5 ओवर में हमने देखा है कि जब उसके अंदर आखिरी 5 ओवर की बैटिंग आती है
तो वो उसका स्ट्राइक रेट 250-300 के दरमियान भी वो खेल सकता है, पावर हिटिंग भी डेवलप की है। लेकिन ये फैसला उसने लेना है कि क्या उसने अपने जोन में रह के क्रिकेट खेलनी है या उसने एक लेगेसी छोड़नी है कि दिस इज़ हाउ यू हैव टू प्ले फॉर पाकिस्तान, कि आपने अपने जोन से निकल के बाकियों को साथ लेके चलना है। तो मैं ये समझता हूँ कि चाहे बाबर हो, चाहे फ़खर हो, चाहे शाहीन अफरीदी हो, हम सब ने अपने साथियों को जो पाकिस्तान के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं, अगर वो इस काबिल हैं तो हमने उनको एक फेयर और एक कंफर्टेबल जोन में रह के उनको चांस ज़रूर देना है ताकि वो ग्रो कर सकें और पाकिस्तान को अगले लंबे 10 साल के लिए खेल सकें। ब्रेक का भी टाइम हो जाता है, ब्रेक से वापस आके अभी यहीं से दोबारा डिस्कशन शुरू करेंगे। डोंट गो एनीवेयर। Once again, welcome back in Sports On। मोहम्मद हफीज़ से कुछ मजीद क्वेश्चन करते हैं। आपके क्रेडिट पे जैसे माशाल्लाह यू आर ब्लेस्ड कि आपने पाकिस्तान की कप्तानी भी की तीनों फॉर्मेट में, वो भी बड़ी चीज़ थी, वो भी आपने छोड़ी। जब आपको लगा यू आर डन विद इट, आपने टेस्ट भी खुद छोड़ी। और हमारा कल्चर का अनफॉर्चुनेटली पार्ट नहीं है, जितने मर्जी लेजेंड उठा के देख लें, 90% लेजेंड तो मैं भी आपको गिना सकता हूँ जिनका पता ही नहीं इन्होंने रिटायरमेंट ली भी थी कि नहीं। यू आर द ओनली प्लेयर, अगर रिसेंट भी हम देखेंगे, जिसने खुद प्रॉपर तरीके से रिटायरमेंट ली। एक तो अभी भी लगता था कि शायद 2-2.5 साल की क्रिकेट आप में है, बट यू डिसाइडेड इट। जब डिसाइड आपने किया, एक तो लेगेसी के साथ किया, दूसरा ये कि आपको ये जो रजीम थी लास्ट, खासतौर पे जो चेयरमैन साहब थे, उनकी वजह से लगा कि अब ये नहीं खिलाएंगे क्योंकि हमने कोई कंट्रोवर्सी उनके साथ आपकी देखी भी। तो यहाँ आपको लगता था कि अब मैंने क्रिकेट खेली है, अब मैं लीग क्रिकेट या फैमिली को टाइम दूंगा, उस वजह से आपने डिसीजन लिया? देखिए, लाइफ में जब मैं क्रिकेट खेला तो मेरे अंदर एक सेटिस्फेक्शन आई। सबसे पहले जब मैंने क्रिकेट शुरू की तो हम सब लोग अपनी परफॉर्मेंसेस के जोन में खेलते हैं ताकि मैं स्टेबल हो जाऊँ, खड़ा हो जाऊँ किसी जगह पे। फिर एक फाइनेंशियल एक साइड होती है जिसको आप सोचते हैं कि यार ये मुझे अगर मैं खेलूँगा तो पैसे मिलेंगे, ऑब्वियसली फेम मिलेगा, सब चीज़ें आपके साथ आएंगी। वो एक जोन आया जब मैं उससे बाहर निकल आया। आई वॉज नॉट प्लेइंग फॉर पाकिस्तान। मैं प्राइड हासिल करना चाहता था, मैं स्टैट्स हासिल करना चाहता था जो पाकिस्तान के लिए याद रखे जाएँ। मैं ऐसा परफॉर्म करना चाहता था जिसके साथ इम्पैक्ट आए, पाकिस्तान का जीत का इम्पैक्ट आए। तो जब वो सारी चीज़ें आई तो अल्लाह ने इसके साथ मेरे अंदर एक सेटिस्फेक्शन भी डेवलप की, एक तसल्ली होनी मुझे शुरू हुई। जो मैंने टेस्ट क्रिकेट छोड़ी 2018 में, आज तक मुझे उसकी कोई तकलीफ़ नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने जितनी भी क्रिकेट खेली, टेस्ट क्रिकेट मैंने बड़ी इंजॉय करके खेली और मैंने सेटिस्फेक्शन से छोड़ के साइड पे। वनडे क्रिकेट, T20 जब मैंने छोड़ी तो मैंने खुद, मुझे लगा कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर मी एंड विन विन सिचुएशन फॉर मी कि मैं छोड़ूं और बच्चे लड़के रेडी हैं वो आके पाकिस्तान के नाम को अगले 10 साल के लिए खेलें। मेरे ख्याल में मेरे अंदर, अगर आप मेरे कैरियर की बात करें, मैं बाकी के कैरियर्स को तो नहीं सोच सकूँगा, लेकिन ये उनके फ़ैसले थे ज़िंदगी के जो उन्होंने किए, अच्छे या बुरे, दे नो बेटर अबाउट इट। लेकिन मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन फ़ैसलों में ये फ़ैसला भी था कि मैंने पाकिस्तान का जो स्टेज मुझे अल्लाह ने नवाजी, मैंने उसको बड़ी खुशी और कामयाबियों और सेटिस्फेक्शन के साथ उसको छोड़ा, उसको अलविदा किया। और आगे भी ज़िंदगी के अंदर बहुत सी ऑप्शंस आएंगी, उसको लेके इंशाल्लाह ताला देखते हैं। इसमें तो माशाल्लाह कोई डाउट नहीं है। अच्छा फिर भाई, 2-3 मैं क्विक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा। काफ़ी कैप्टन के साथ भी आप खेले, काफ़ी आपने भी कप्तानी की, तो किस कैप्टन के साथ खेल के लगा कि जिसने मोहम्मद हफीज़ को जिस तरह आप चाहते थे उसका यूटिलाइज़ किया? देखिए, सारे कप्तान मेरे बहुत मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मेरे दौर में। सबसे पहला जो कप्तान राशिद भाई थे, मैं उनकी हमेशा सबसे हाईएस्ट लेवल पे उनको रखता हूँ क्योंकि सबसे पहले कैप पाकिस्तान की उन्होंने रिप्रेजेंट की, मुझे दुआएं दी, मुझे बैक किया, मेरे सर पे शफ़क़त का हाथ रखा और मुझे ग्राउंड में बहुत ज़्यादा उन्होंने अलाउ किया टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। तो मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। फिर उसके बाद 2010 में जब मेरा कैरियर आधा इधर था, लोगों के ओपिनियन बन चुके थे 2007 में कि आई एम नॉट अ राइट प्रोडक्ट, अ गुड प्रोडक्ट टू प्ले एट हाईएस्ट लेवल, और उनके बिल्कुल ठीक डिसीजन थे क्योंकि मैं जितनी भी मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी, आई वाज नॉट जस्टिफाइंग दोज। तो मुझे लगता है कि 2007 तक के जितना भी मेरा कैरियर था वो इन एंड आउट होने की सबसे बड़ी वजह मैं खुद था। बट ऑब्वियसली ये हमारा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन हमारी सोसाइटी की लर्निंग्स ऐसी हैं, उसकी डेवलपमेंट ऐसी है कि हम लोग सॉफ्ट कॉर्नर ढूंढ के अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं, अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि नहीं मैं ठीक हूँ, उसने मुझे सही इस्तेमाल नहीं किया। बट दैट टाइम एक्चुअली इट वाज मी जो सही बेहतर परफॉर्मेंसेस नहीं दे पा रहा था, जो परफॉर्मेंसेस भी, सॉरी, जो अपॉर्चुनिटीज़ भी थी उसको मैक्सिमाइज़ नहीं कर रहा था। फिर 2007 से 2010 के पीरियड में मेरे कैरियर में मुझे शाहिद असलम ने बहुत सपोर्ट किया क्योंकि मैं बिल्कुल बिखरा हुआ था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैंने कैसे वापस आना है क्योंकि लोगों के ओपिनियन यही थे कि ही इज़ डन एंड डस्टेड, ही इज़ नॉट अ राइट प्रोडक्ट, अ गुड प्रोडक्ट टू प्ले एट हाईएस्ट लेवल।
वहाँ से मैं जब नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जाता था तो लोग मेरे पे हंसते थे वहाँ पे बैठे हुए कि यार ये फिर आ गया तंग करने के। हालांकि मैं किसी को तंग नहीं करता था, मैं अपनी मेहनत कर रहा था, लेकिन मेरे मेहनत करने पे लोग हंसे। लोगों ने मजाक उड़ाया मेरे वहाँ पे जाके। सुबह फजर के बाद मैं जाता था, दोबारा फिर शाम को जाता था, तो लोगों ने इन 2 सेशंस को देख के, मैं जो भी कर रहा था लोग उस पर हंसते थे कि यार ये फिर आ जाता है आगे, ये क्या करता। तो समहाउ शाहिद असलम ने मैंने उनके साथ बैठ के बात की और उनके साथ काम शुरू किया, और मेरी बैटिंग में जितना निखार आया 2007 से लेके अब तक जो भी मैंने क्रिकेट खेली उसमें शाहिद असलम को सबसे पहले टिक है। मैं उनका हमेशा मशकूर हूँ कि मेरे कैरियर के अंदर जो भी डेवलपमेंट हुई मेरे स्किल्स की, वो उन्होंने मेरे साथ रहे। फिर जब मैं 2010 में मुझे लगा कि आई एम ए राइट प्रोडक्ट अगेन टू प्ले एट हाईएस्ट लेवल, लर्निंग्स होंगी थी, फेलियर की सक्सेस होने की वजूहात पता लग गई थी, अपना फेलियर मैंने मान लिया था कि मैं खुद सबसे बड़ा फेलियर हूँ, तो मुझे बेहतर बनना है, अपने खेल को बेहतर बनाना है, तभी मैं सक्सेसफुल रहूँगा। तो फिर 2010 में शाहिद अफरीदी ने मुझे जो पिक किया, मैं उनका भी बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि वो उनकी कप्तानी में उन्होंने मुझे दोबारा से एक मौका मिला। फिर तब से लेके अब तक के जितना जो कैरियर मैंने खेला उसमें तमाम कप्तानों ने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन इन 2 कप्तानों को हमेशा स्टैंड आउट करूँगा, एक राशिद भाई और एक दूसरा आपके शाहिद। कैरियर के अंदर मैं तो हमेशा आपको ऑलराउंडर कहता हूँ। आप जब आते थे लेफ्ट हैंडर को खेलना नामुमकिन हो जाता था, और सईद अजमल की एग्जांपल भी हमारे सामने है। जब भी हमारा कोई बॉलर पीक पे जाता था, कोई ना कोई उस पर हमने देखा कि चेक, कभी बॉलिंग चेक का मसला आ गया, कोई और प्रॉब्लम आ गया। शुएब अख्तर की बात करें, आपकी बात करें, 2015, 17 और प्रॉब्ली 19 में भी आप पे प्रॉब्लम आया। उसको जो आईसीसी की तरफ से आपके बॉलिंग एक्शन पे जब आता था तो उसको कैसे एड्रेस किया, वो कितना मुश्किल था आपके लिए? ये मुश्किल तो बहुत था, क्योंकि आपकी मसल मेमोरी रेडी होती है या यूज़ टू होती है, उसी तरीके से वो चलती है। अब मैं 2003 से खेल रहा था, एक मरतबा पहले 2005 में किसी ने मुझे किया था, क्रिस ब्रॉड ने शायद 2005 में, तो मैंने टेस्ट दिया, मैं पास हो गया, सब क्लियर हो गया। फिर मैं 2014 तक क्रिकेट खेलता रहा। 2014 में एक रूल चेंज किया इंटरनेशनल क्रिकेट ने, इस जो भी इसका क्राइटेरिया था उसको चेंज किया बॉलिंग के हवाले से। तो अगर वो चेंज हुआ था तो वो सबके लिए होना चाहिए, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप पिक एंड चूज़ करें। अगर कोई भी क्राइटेरिया या कोई भी नई चीज़ आप लेके आए हैं, तो उसमें मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा पाकिस्तान की मैनेजमेंट का भी कसूर है कि जब इनको ये सारी चीज़ें पता लगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमेशा से ये रहेगा, शायद आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि ना रहे, लेकिन यहाँ पे नॉन टेक्निकल लोग जो हैं वो सरबराह बन जाते हैं। ऐसा ही जब वो बनते हैं तो वो फिर जब जाते हैं तो उनको वो समझ नहीं होती कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। वो जाके पर्क्स को एंजॉय करके, वहाँ पे मीटिंग्स को एंजॉय करके तो वापस आ जाते हैं, लेकिन डेवलपमेंट ऑफ द गेम कहाँ पे पाकिस्तान के अगेंस्ट फैसले किए जा रहे हैं वो इसको नहीं समझ पाते। तो 2014 में कुछ ऐसे फैसले हुए जिसके ऊपर पाकिस्तान को नुकसान हुआ, क्योंकि वर्ल्ड कप था 2015 में, सईद अजमल हमारा पाकिस्तान का नंबर 1 दुनिया का प्लेयर, एक रात पहले वो नंबर 1 बॉलर था, अगले रात उठा तो टोटल डन हो गया। तो आप देखें कि वो दोबारा कभी वापस ही नहीं आ सका। तो इस तरह के रूल्स अगर कोई बन रहे थे तो उसकी राइट वे में मैनेजमेंट करना जरूरी थी, जो कि हमारी नहीं हो सकी। इंडिया ने की अपने प्लेयर्स की, बाकी टीमों ने भी की, क्योंकि इशू तो सिर्फ पाकिस्तान के 2-3 बॉलर्स में नहीं था, बाकियों में भी बहुत ज़्यादा थे। तो उसको क्योंकि वो एड्रेस करके उन्होंने राइट वे में उसकी मैनेजमेंट कर ली। हम लोग क्योंकि इससे नावाकिफ़ थे, नॉन टेक्निकल लोग थे, तो वो चीज़ें जब आई तो हम पे प्रेशर पड़े, हम लोग को इन एंड आउट होते गए, और तब भी कुछ नहीं किया गया। तब भी कोई ऐसा एक रोड मैप नहीं सेट किया गया जिसमें सईद अजमल बचे, जिसमें मोहम्मद हफीज़ बचे। तो हम अपनी अल्लाह की रहमत से दोबारा से फिर बचे, दोबारा फिर गिरे, दोबारा फिर खड़े हुए। तो बहुत सी चीज़ें हुई, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट हुआ था जिससे पाकिस्तान और भी क्रिकेटिंग नेशन जो हैं वो उन्होंने आंसर लेना चाहूँगा आपसे। हमारे हीरोज़ जितने भी हैं वो उनको हमेशा हमें लाइफ टाइम वैल्यू करना चाहिए। आपको क्या, जिस रजीम की बात की, लास्ट रजीम ने आपको एनसीए में प्रैक्टिस से रोका था क्या? क्योंकि ये बात मुझे भी पता चली, मीडिया से भी पता चली। ये बड़ा सैड इंसिडेंट है। मैं जब गया तो रिटायरमेंट के बाद तो मैंने ऐसे सोचा, मैं क्या मैं जाता हूँ 3-4 माह के बाद। आई थॉट कि यार नेशनल क्रिकेट एकेडमी, ओबियसली वहाँ पे दिन रात की मोहब्बत और प्यार वहाँ से गुजरा हुआ है। अगर नेशनल क्रिकेट एकेडमी ना होती तो शायद हम लोग इतने पॉलिश भी ना होते। तो मैं उस जगह पे दोबारा वापस गया, जाके मैंने एक दिन प्रैक्टिस की। अगले दिन जब मैं प्रैक्टिस पे गया तो मुझे रोका गया, मुझे कहा गया कि जी बाय रूल यू कैन नॉट प्रैक्टिस, कि रूल ये है कि आप 2 साल अगर आपने क्रिकेट नहीं खेली हुई तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर सके। तो मैं हंस पड़ा, मैं क्या, मुझे ये तो नहीं पता, मुझे ये याद है कि मैंने पाकिस्तान के लिए 19 साल क्रिकेट खेली हुई और मैं तीनों फॉर्मेट का कप्तान हूँ, और मैं यहाँ पे उस टाइम आया हूँ जब यहाँ पे कोई ऐसा ऑर्गेनाइज किस्म का कैंप या कोई चीज़ नहीं हो रही। तो ये फ्री टाइम है, तो आई एम जस्ट यूजिंग दैट फैसिलिटी वंस अगेन।
और मैं तो अगर मुझे रोका गया, फिर मुझे तकलीफ तो बहुत हुई, मैंने इसका कोई इतना इजहार नहीं किया। आपको क्या लगता है कि जो लास्ट चेयरमैन थे उनकी तरफ से था या किसी की तरफ और से अल्लाह था? उनके लिए हदायत, अल्लाह उनको उनके लिए बेहतरी करे। मेरा किसी से साथ ना कभी कोई मसला, ना कभी कोई तकलीफ है। क्योंकि मैं इसलिए ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं काफ़ी एक्स क्रिकेटर को देख चुका हूँ मैं कि नहीं वो जानता, लेकिन आते मेरा भी रहे। मेरा ये है कि जब मुझे ये रोका गया तो मुझे तकलीफ बहुत हुई, लेकिन मुझे लगा कि अब मुझे अभी पता लगा, रिसेंटली मुझे एक दो क्रिकेटर से मुलाकात हुई। देखें, ये एनसीए जो है इसका इस्तेमाल राइटली होना चाहिए, और जो भी पाकिस्तान की प्रोडक्ट है उसका हक है कि वहाँ पे जाके वो उसको राइट वे में इस्तेमाल करे और अपने अपने स्किल्स को पॉलिश करे। और इसमें एक अगर जैसे बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स जो अभी फ़िलहाल डिस्कार्डेड हैं, उनको नहीं कंसिडर किया जा रहा। अगर वो इस जगह पे जाके अपने स्किल्स पॉलिश नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे? और मेरा मानना ये फिर भी इसमें इम्पोर्टेंट, अगर अगर आप इसमें पॉजिटिव चीज़ देखें तो पॉजिटिव ये है कि आप सिंपली अपने सीनियर का फ़ायदा ले सकते हैं यंगस्टर के लिए। लास्ट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वर्ल्ड कप अराउंड द कॉर्नर है और अगेन देखना पड़ेगा अभी कितने मैचेस मिलते हैं हमारे। एक तो टीम के कम्बिनेशन को कैसे देखते हैं, मुझे जो पूरा ओवरऑल देखूं तो मुझे बैटिंग मिडल ऑर्डर का मसला नज़र आ रहा है। हारिस का नहीं पता खेलेगा कि नहीं, सलमान अली आगा की अच्छी परफॉर्मेंस है, इफ्तिखार को मजबूरन आपने इंडक्ट किया, बाकी चले आपके नंबर 3-4 के स्लॉट तो फिक्स हैं, बॉलिंग भी आपकी समहाउ ठीक है। एहसानुल्लाह को मेरा मानना था चांस देना चाहिए। आप कैसे देखते हैं और क्या चांसेस हैं हमारे वर्ल्ड कप में? देखिए, पहले तो ये है कि पाकिस्तान की टीम अच्छी टीम खेल रही है, लेकिन इनकी 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 प्रैक्टिस कम हुई है। इनके हाई इंटेंसिटी मैचेस खेलने की अभी तक जो है वो जोन में नहीं खेल पा रहे। पाकिस्तान ओवरसीज़ बाहर जाके नहीं जीत पाया अभी तक बड़ी मैचेस। एक साउथ अफ्रीका में जाके हमने जीता, लेकिन जब उनकी मेन टीम थी तो हमने मैच हारा। जब उनके 5-7 प्लेयर चले गए तो हमने 2 मैच जीत लिए। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की हाई इंटेंसिटी क्रिकेट ना खेलना पाकिस्तान की राइट प्रिपरेशन में टिक नहीं है, मुश्किल है इस वक्त पाकिस्तान के लिए। एशिया कप होता है नहीं होता, इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। अगर वो नहीं होता तो और ज़्यादा तकलीफ़ है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को विद इन दैम सेल्व्स आई बिलीव कि इनकी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है। इनकी पहले जो 4 प्लेयर हैं वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छे अच्छे क्रिकेटर हैं, अच्छी उनकी परफॉर्मेंसेस का उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है। लेकिन 5 और 6 या 4 और 6 जहाँ पे भी कोई सेटलमेंट है, आई थिंक दे मेड अ राइट डिसीजन। और मैं बड़ा हैरान था कि इफ्तिखार अहमद को क्यों नहीं पहले खिलाया जा रहा था। तो मेरा ख्याल है रिसेंटली मैंने एक इंटरव्यू में भी बात की थी कि उसको मिलना चाहिए, और उसको मौका मिला और उसने प्रूव किया। तो मुझे लगता है कि अब इसके साथ स्टिक रहना चाहिए, इफ्तिखार के साथ। आगा सलमान बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है और उसकी जो यूटिलाइजेशन एज ए बॉलर है, आई थिंक वो अभी भी अंडर यूटिलाइज है। उसको और इफ्तिखार के आप 10 से 12 ओवर बड़े अच्छे तरीके से करवा सकते हैं। तीसरी एक ऑप्शन जो मुझे हमेशा मैं समझता हूँ कि अगर उसको कंसीडर किया जाए वो है सऊद शकील, क्योंकि उसके अंदर बहुत टेक्निकली ग्रोथ है, उसकी एक प्रोडक्ट है पूरी, जो साथ में 4 या 5 ओवर लेफ्ट आर्म स्पिन भी कर सकता है, फील्डर अच्छा है। और मुझे लगता है कि इन 3 में से कोई 2 प्लेयर अगर सेट हो जाए पाकिस्तान के लिए, तीनों को भी लेके जाया जा सके, अगर लेके जाया जा सकता है तो ये बेहतर फील्डर भी हैं, बेहतर पैकेज भी हैं, बेहतर टेक्निकली इनकी ग्रोथ भी है। तो अगर इन तीनों को भी लेके जाया जाए तो बेहतर ऑप्शन होगा। और मेरा ख्याल है हफीज़ भाई आप इसको शायद ज़रूर सेकंड करेंगे कि ये जो वो लड़के हैं जिन्होंने डोमेस्टिक को वैल्यू दी, डोमेस्टिक खेला। हम अनफॉर्चुनेटली 2 छक्के चौकों की बेस के ऊपर पीएसएल या T20 की परफॉर्मेंस के ऊपर लड़कों को डाल रहे हैं। मैंने रिसेंट स्टैट देखे थे, सऊद शकील का आपने नाम लिया, इफ्तिखार और नवाज़, ये 2-3 प्लेयर थे जो डोमेस्टिक खेलते हैं आपका, बाकी तो आपकी प्लेइंग 11 में लड़के कोई नहीं खेलता। इसीलिए फेलियर होने की जो वजह है वो नहीं लोगों को समझ आ पा रही कि जब तक आपकी ग्राइंडिंग नहीं हुई होती तो आप पॉलिश नहीं होते। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो अनफॉर्चुनेटली हमारे चीफ सिलेक्टर ये बयान दे रहे होते हैं कि हम पीएसएल की परफॉर्मेंस के ऊपर टीम सिलेक्ट करते हैं, तो मैं उस पर भी हैरान हो जाता हूँ कि यार उचियाँ शाना दे पुठियाँ समझा। ठीक है, तो इस तरह हमारे मुख्तलिफ किस्म के चेयरमैन भी आते हैं तो पता नहीं कौन कौन से उल्टे सीधे फैसले ले रहे होते हैं। तो अनफॉर्चुनेट है, लेकिन फिर भी हम एक बेहतर टीम है। इसमें कुछ चीज़ों के ऊपर राइट पिक्स हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ टैलेंट है, लोग मौजूद हैं। लेकिन अगर आप वर्ल्ड कप के लिए बात करें तो मुझे पाकिस्तान की मॉडर्न क्रिकेट ना खेलने की कमी मुझे लगता है जो थोड़ी सी चुभन है पाकिस्तान की सक्सेस को लेके। पाकिस्तान देखें कहीं पे भी खेलेगा रहेगा हमेशा फेवरेट, ऐसे ही। लेकिन पाकिस्तान का इंडिया में जाके अगर पाकिस्तान ने मॉडर्न क्रिकेट ना खेली, मॉडर्न वे ऑफ इम्पैक्टफुल क्रिकेट ना खेली, तो पाकिस्तान के जीत के जो चांसेस है वो कम होंगे। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था वो मैं मिस कर गया, वो ये है कि डिपार्टमेंट क्रिकेट अभी दोबारा रिवाइवल की बात हो रही है और यू वर द ओनली पर्सन जिसने इनिशिएट की जब इसको लास्ट रजीम ने चेंज भी किया, और सारा कुछ आपने था उसमें आवाज़ बुलंद की और कहा कि ये बहुत से लड़के बेरोज़गार हो गए। फिर
ऑब्वियसली मिसबा भी और अजहर अली भी उसको आपको ज्वाइन किया, अभी वो रिस्टोर होने जा रहे हैं अभी, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट का मेरे ज़राए के मुताबिक कंसर्न है। कैसे देखते हैं सर्वाइवल को क्रिकेट की बहाली के लिए और क्रिकेट की बेटरमेंट के लिए? देखें, सबसे पहले तो मैं, मिसबा और अजहर हम इक्वली इकट्ठे रेडी हुए थे इस काम को करने के लिए, तो कतन मुझे क्रेडिट ना मिले। हम तीनों साथी थे, तीनों ने मिलकर ये सोचा। मिसबा हेड कोच थे उस वक्त और आंखों का तारा भी थे क्रिकेट बोर्ड के, अजहर कप्तान थे, मैं हमेशा से चुभने वाला तारा था। लेकिन आपने इनिशिएट आपने किया था। लेकिन मैंने जब उनसे बात की, दे अंडरस्टूड द फैक्ट कि ये वाकई में पाकिस्तान की क्रिकेट की ज़रूरत है। तो हम तीनों ने मिलके ये सोचा, तीनों ने मिलके आवाज़ उठाई, और हम जब वहाँ गए तो अनफॉर्चुनेटली हमारे जो सरबराह थे उनको ये बात पसंद नहीं आई, जिसके ऊपर आपने मिसबा के साथ बिहेवियर भी देख लिया उसके बाद, और अजहर अली के साथ भी देख लिया। मुझे अल्लाह ने फिर बचा लिया शायद कि मैं कुछ, अल्लाह ने मेरे लिए कोई आसानी रखी हुई थी कि मेरी परफॉर्मेंसेज ऐसी होती थी कि मुझे निकाल नहीं पाते थे। तो समहाउ तीनों के क्रेडिट जाता है। मुझे बहुत खुशी है कि पाकिस्तान की क्रिकेट की अंदर जो चीज़ ज़रूरी थी, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ यही एक हल है, लेकिन जब तक आपको नया हल नहीं लेके आएंगे तब तक ये वाली चीज़ जो है इसको कंटिन्यू करनी चाहिए। उसको पैरेलल चला लेते हैं फीस भाई जी, मैंने हमने भी यही ऑप्शन दी थी कि आप इसको स्ट्रेट अवे ख़त्म ना करें। नया घर आपका बना नहीं, पुराने घर को आप तोड़ रहे हैं। तो 3 से 3.5 साल आपने भी देखा, हमने भी देखा कि पाकिस्तान की क्रिकेट बिल्कुल कहीं पे कुछ नहीं हुई। कोई ऐसा रोड मैप सेट नहीं हुआ जहाँ से प्लेयर जो हैं वो उसको सक्सेस हासिल करके आगे चले जाएं। तो मैं खुश हूँ कि ये डिपार्टमेंट क्रिकेट दोबारा से आई है, क्योंकि पाकिस्तान को कभी भी आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। दे आर वेलफेयर स्टेट्स। पाकिस्तान इज नॉट अ वेलफेयर स्टेट। बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ पे गरीब के बच्चे को खेलने के लिए पैसा चाहिए, और एक इंडिविजुअल पूरे घर को पालता है। मैं यही हमने यही बात की थी कि गरीब के बच्चे के खेलने के लिए यहाँ पे उसको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। आप, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो सोचते थे वो बिल्कुल ठीक सोचते हैं कि कंपेटिटिव क्रिकेट हो, लेकिन कंपेटिटिव के लिए हमें उनके जोन में घुस के क्रिकेट खेलने की जरूरत नहीं है। हमारी अपनी आइडेंटिटी है, पाकिस्तान की अपनी एक बका का एक तरीका, हमने अपने तरीके से लेजेंड्स ऑफ द गेम हमने प्रोड्यूस किए हैं, तो हमें उससे नहीं हटना चाहिए। इम्प्रूवमेंट की बात होनी चाहिए। तो फाइनेंशियल सपोर्ट जब तक नहीं रहेगी, एक गरीब मुआशरे के अंदर से बच्चा कैसे क्रिकेट खेलेगा? तो मुझे लगता है कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट का जो रोल है वो बहुत शानदार रहा है, उसको मजीद बेहतर करने की ज़रूरत है। आप सेकंड ईयर के तौर पे बना के, लेकिन मुझे लगता है कि इसके आने के ऊपर मैं बहुत खुश हूँ। ये बड़ा खुशाइंद किस्म का डिसीजन लिया गया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोबारा से इसका जो रिवाइवल है वो पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर मजीद जो लेजेंड्स हैं उनकी प्रोडक्शन के अंदर जो है वो अपना रोल प्ले बड़ा मज़ा आया बात करके। बातें करते तो शायद टाइम और बहुत लग जाता। लास्ट नोट पे कोई अपने फैंस को, चाहने वालों को मैसेज देना चाहें तो प्लीज़ हमारे प्लेटफॉर्म से दीजिए। जी, मैं बस यही कहूँगा कि एज ए पाकिस्तानी हम सब ने अपना अपना रोल प्ले करना है, अपने अपने फील्ड के अंदर रह के उसको पॉजिटिवली रोल प्ले करें, और पाकिस्तान का नाम हमेशा हमेशा के लिए रोशन। बहुत शुक्रिया फीस भाई आपके खूबसूरत मैसेज का भी। हम दुआ करते हैं कि आप अपनी रिटायरमेंट के बाद जिस जर्नी की तरफ भी जाएँ, अभी आपने मेरा ख्याल डिसाइड तो किया नहीं, बट जहाँ भी जाए अल्लाह ताला आपको इसी तरह सक्सेस दे और अपने मुल्क का नाम रोशन करते रहे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने मोहम्मद हफीज़ की बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू सुनी। इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।